जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान को हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अगला चैप्टर चालू करेंगे, अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। और वो जो आज का हमारा नया क्लास होगा, नया चैप्टर होगा, वो होगा मूल अधिकार। इससे पहले 5-6 चैप्टर को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अगर वो क्लास आप नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन पॉलिटी के नाम से, वहां से आप इंडियन पॉलिटी की क्लास कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर सकते हैं। बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप बायोलॉजी की क्लास कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार को पढ़ेंगे। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ से आप बिहार एसएससी की तैयारी, बिहार दरोगा की तैयारी और रेलवे एसएससी इत्यादि की तैयारी आप कर सकते हैं हमसे जुड़ करके। जीएस से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर करवाए जाते हैं, जीएस को पढ़ाए जाते हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब तमाम चीजों के बारे में जो है यहाँ पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाती है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार को पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है। ठीक, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मूल अधिकार को जो है भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। ये 3 पॉइंट हमने आपको बताया। ठीक, और अनुच्छेद की बात करें तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर के 35, ये 3-4 पॉइंट जो हमने आपको बताया, ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। यहां से सीधे आपके एग्जाम में जो है प्रश्न आते हैं। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार, इसको महाधिकार बोल सकते हैं। ठीक, मूल अधिकार में जितने भी अनुच्छेद है 12 से 35, ये हमारे अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। किस देश के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान सभा ने मूल अधिकार को अपनाया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है, वही तो मूल अधिकार है। और मूल अधिकार जो है राज्य के विरोध में दिया गया है, राज्य के विरोध में। राज्य का मतलब बोले तो सरकार है, या राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसके विरुद्ध में जो है मूल अधिकार हम सभी को जो है प्राप्त है। मूल अधिकार अगर न रहे तो व्यक्ति का जीवन पशु के समान हो जाएगा। मूल अधिकार, जैसे कि आप अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 के तहत हम कहीं आ जा सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता के साथ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब जो स्वतंत्रता मिली है मौलिक अधिकार के तहत ही तो स्वतंत्रता मिला है। अगर मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो एक मानव और एक पशु के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को भौतिक और नैतिक, मौलिक अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति के अंदर भौतिक और नैतिक विकास असंभव है। मौलिक अधिकार से ही किसी भी व्यक्ति का नैतिक और भौतिक विकास हो पाता है। भौतिक विकास का तात्पर्य कैसे हो पाता है? मौलिक अधिकार से। तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, और साथ ही साथ बिजनेस व्यापार करने का अधिकार देता है। जब आप बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उससे आप मुनाफा कमाएंगे। मुनाफा कमाएंगे तो जो आप भौतिक जीवन जीने की ओर अग्रसित होंगे। जैसे कि आपके रूम में पंखा है तो पंखा से कूलर पे आएंगे, कूलर है तो कूलर से एसी पे आएंगे, आपके पास बाइक है तो बाइक से जो है 4 व्हीलर की व्यवस्था करेंगे। तो ये सब जो भौतिकता जीवन है, यही सब तो भौतिकता जीवन है। तो ये सब भौतिकता जीवन हमें मौलिक अधिकार से ही प्राप्त होता है। उसके बाद नैतिकता जीवन। नैतिकता जीवन का मतलब हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम अपने गुरुजनों का सम्मान करें, हम अपने समकक्ष के लोगों का सम्मान करें, हम अपने राष्ट्र का सम्मान करें, हम अपने अभिभावकों का सम्मान करें, हम अपने गुरुजनों का सम्मान करें। तो ये सब जो जीवन में जो सीख मिलती है, ये मौलिक अधिकार के तहत ही मिलती है। तो आइए मौलिक अधिकार को, यानी कि मूल अधिकार को जो है और विस्तार से जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर
दो तीन पॉइंट था, ये तो हमने बता दिया। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। मौलिक अधिकार जो है ये सीमित है, ये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, सीमित है। अब मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कैसे सीमित है, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें बोलने का अधिकार मिला है, आप अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। तो क्या बोलने का अधिकार मिला तो आप कुछ भी बोल लेंगे? नहीं, कुछ भी कैसे बोल लेंगे? कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कुछ बोल सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आप सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में या किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में जब आपको आवाज को रखना है तो एक आप संवैधानिक तौर तरीके से अपनी आवाज को रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को गाली गलौज देना शुरू कर दीजिएगा, किसी के साथ अपशब्द कहना शुरू कर दीजिएगा, किसी के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार कीजिएगा। तो बोलने का अधिकार मिला है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद व्यापार करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार हमें मूल अधिकार के अंतर्गत ही मिला है। तो व्यापार करने का जो अधिकार मिला है, इसके तहत कुछ भी व्यापार करने का अधिकार थोड़ी मिला है। व्यापार करने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांजा का व्यापार करना चालू कर दिया जाए, नशीले पदार्थों का व्यापार करना चालू कर दिया जाए, बिहार में दारू बंद है और दारू बेचने का व्यापार चालू कर दिया जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो व्यापार करने का मतलब वैसे चीजों को आप व्यापार कर सकते हैं जो राष्ट्र के हित में सही है। मतलब अवैध तरीके से व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार सीमित है बल्कि असीमित नहीं है, सीमित है। संगठन बनाने का अधिकार है, तो क्या संगठन बनाने का अधिकार है तो हथियार सहित संगठन बनाइएगा, गोली बंदूक रख करके संगठन बना लीजिएगा? नहीं, गोली बंदूक रख करके संगठन नहीं बना सकते हैं, हथियार सहित संगठन नहीं बना सकते हैं। शांति तरीके से जो है आप किसी बात को रख सकते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, सीमित है। उसके बाद यह वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, वाद योग्य, वाद योग्य। इसका मतलब यह हुआ कि आपके साथ मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो आपको मौलिक अधिकार को लागू करवाने का कोशिश करेंगे। इसी वजह से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, वाद्य योग्य है। और आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि ये मूल अधिकार जो है वाद योग्य नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, मतलब ये अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई है। मतलब मूल अधिकार जो हमें मिला है अनुच्छेद 12 से 35 तक जितनी भी सारे चीजों की चर्चा की गई है, ये मूल अधिकार जो है अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। मतलब समय समय के साथ इसको संवैधानिक तौर तरीके से संविधान में संशोधन करके इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या है, अस्थाई है, मतलब परमानेंट ये नहीं है। कैसे अस्थाई नहीं है इसको हम आगे समझेंगे। और इसलिए अस्थाई नहीं है कि विशेष परिस्थिति में इसे निलंबित भी किया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में इसे निलंबित भी किया जा सकता है। जैसे इमरजेंसी की स्थिति में, जब युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक आक्रमण हो, तो युद्ध जैसी स्थिति में मौलिक अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। लेकिन निलंबित करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये किसी भी हालत में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आप याद रखेंगे, किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। मतलब कितनी भी विकट परिस्थितियां देश के ऊपर आए, कितना भी संकट आए, फिर भी आदमी को जीवन जीने का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दो अनुच्छेद है, इसको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 के तहत कभी कदाल जो होता है संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार को बदला भी जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन
मौलिक अधिकार के कुछ ऐसे अंश को परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन करता हो। संविधान के मूल ढांचे को जो परिवर्तन करता हो उसको परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है संविधान में, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये सब जो बात था, ये सब बात हमने आपको बताया। आइए इससे आगे देखते हैं। अब विशेष परिस्थिति में निलंबित कैसे होगा? अभी हमने आपको बताया कि विशेष परिस्थिति में इसको निलंबित किया जा सकता है। किसको? मूल अधिकार को विशेष परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबित कैसे किया जा सकता है? तो आपात उपबंध, आपात के दौरान, किसके दौरान? आपात यानी कि इमरजेंसी के सिचुएशन में इसको जो है निलंबित किया जा सकता है। जैसे आपात उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 352 से 360 में है। आपात उपबंध की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360 में इसकी चर्चा है। तो 352 में क्या है? 352, 356 और 360। 352 अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में है। वहीं 356 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन। और 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, यहां समझ गए। आपात उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। अब राष्ट्रीय आपात जो होता है ये 3 तरह से होता है। राष्ट्रीय आपात, एक होता है युद्ध की स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगता है युद्ध की स्थिति में। एक होता है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और एक होता है आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह या आंतरिक आक्रमण। ठीक, तो राष्ट्रीय आपात जब देश के ऊपर लगाया जाता है तो 3 परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात देश के ऊपर लगता है। एक, युद्ध की स्थिति में, भारत देश को किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो, या भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण हो गया हो, बाहरी आक्रमण हो गया हो, या फिर आंतरिक विद्रोह देश में चल रहा हो। तो ये 3 सिचुएशन में जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इसको जो है बाह्य आपात कहते हैं। बाह्य आपात, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में इसको बाह्य आपात कहते हैं। वही आंतरिक विद्रोह में इसको आंतरिक आपात कहते हैं। आंतरिक आपात कहते हैं, आंतरिक आपात कहते हैं। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण हो और बाहरी आपात हो तो इस स्थिति में 358 अपने आप लागू कर दिया जाता है। 358 अनुच्छेद को अपने आप लागू कर दिया जाता है। अनुच्छेद 358 को अपने आप लागू कर दिया जाता है। और जब अनुच्छेद 358 जैसे ही बाह्य आपात में लागू होता है तो अनुच्छेद 19 अपने आप लागू हो जाता है। अनुच्छेद 19 अपने आप लागू हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, फिर से समझिए, जब देश के ऊपर युद्ध जैसी स्थिति हो या बाहरी आक्रमण हो, भारत के ऊपर किसी बाहरी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है तो उस स्थिति को बाहरी आपात बोलेंगे, बाह्य आपात बोलेंगे। और वही देश के अंदर आंतरिक विद्रोह चल रहा हो तो उसको जो है आंतरिक आपात बोलते हैं। जब बाह्य आपात की स्थिति आती है, जब युद्ध जैसी स्थिति या किसी दूसरे देश का आक्रमण होता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 358 लागू कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 358 जैसे ही लागू कर दिया जाता है तो अनुच्छेद 19 में जितने भी मूल अधिकार मतलब लोगों को मिले हुए हैं सबके सब समाप्त हो जाते हैं। मतलब 358 के लागू होते ही अनुच्छेद 19 अपने आप लागू हो जाता है। और अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी मूल अधिकार है, जैसे कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, आवागमन की सुविधा को खत्म कर दिया जाता है, संघ बनाने की शक्ति को खत्म कर दिया जाता है, अधिकार को छीन लिया जाता है, बिजनेस व्यापार के अधिकार को छीन लिया जाता है। जब देखिए देश में जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तो जब लॉकडाउन लगा था तो यही 358 को लागू किया गया था। और जैसे ही 358 को लागू किया गया तो अनुच्छेद 19 अपने आप खत्म हो गया। लॉकडाउन में सारे लोग अपने अपने घर में बंद हो गए, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता थी नहीं थी। और जो लोग जबरदस्ती आ जा रहे थे उसकी पुलिस भरपूर मात्रा से अच्छे तरीके से इलाज भी कर रही थी। तो लॉकडाउन की स्थिति में यही हुआ था कि आने जाने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था।
संघ बनाने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, भाषण देने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। तो ये सब जितने भी अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता मिले थे सबको सब क्या कर लिया गया था, मतलब प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया था। तो ये सब किस स्थिति में लगते हैं, तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लगते हैं। और वही आंतरिक विद्रोह होता है तो आंतरिक विद्रोह में 358 लागू नहीं होता है, और जब 358 लागू नहीं होता है तो अनुच्छेद 19 भी लागू नहीं होता है आंतरिक आपात की स्थिति में। वहीं राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जब 356 और 360 जब लागू होता है तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है, मतलब इसमें मूल अधिकार जो है निलंबित नहीं होता है, किसी भी प्रकार की मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है। कब, जब 356 और 360 जब लागू होता है तो मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से आप बात समझ गए, 352 जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किसी भी विशेष परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। जब अनुच्छेद 21 को निलंबित ही कर दिया जाएगा तो व्यक्ति फिर जिंदा रहेगा, वो तो मर जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब सांस लेने का अधिकार, यही है सांस लेने का अधिकार। जब अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया जाएगा तो आदमी मर जाएगा। और यही 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यह संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जो है संविधान में जोड़ा गया था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि मूल अधिकार जो मिला है उसको विशेष परिस्थिति में, राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति में इसको निलंबित भी किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत मूल संविधान जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो 6 है। वो 7 कौन कौन थी, एक में समानता का अधिकार, समानता की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की बात कही गई है। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता की बात करें तो 19 से लेकर के 22 है, कितना है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में है। उसके बाद 24 के बाद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। 4 के बाद 5 में शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी चर्चा है। 5 के बाद 6 में बात करें तो संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार ये किस में है, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में। उसके बाद संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचार की बात करें तो ये अनुच्छेद 32 में है। मतलब समानता की अधिकार, समानता की बात कही गई है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 में है। वहीं समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। यही संपत्ति के अधिकार को जो 1931 बोल रहे हैं, सॉरी, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में है, इसी को 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1978 में, और 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ रख दिया गया, तो अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया, और 300 के क में रख दिया गया। और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में जो है कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। जबकि 1978 से पहले जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, इससे पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में आता था, ये अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, और इसको अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया है। ठीक, तो ये सब बातें हैं।
अब आइए एक एक को तोड़ तोड़ करके समझते हैं कि समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो समानता के अधिकार में क्या क्या आता है, इसको हम लोग एक एक बिंदु पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, और ये 7 तरह के जो हमने अभी मूल संविधान में जो ये 7 तरह के वर्णित अधिकार थे, मूल अधिकार थे, ये कहां से आया? तो 1931 का आप कराची अधिवेशन याद कीजिए। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, कराची में कांग्रेस का अधिवेशन। और 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था 1931 में कराची अधिवेशन। और 1931 के कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने मूल अधिकार की मांग किया था, अंग्रेजों से मूल अधिकार की मांग किया था। और ये मूल अधिकार का जो प्रारूप ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। जब 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस ने इस अधिवेशन के जरिए पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार की मांग किया था। भले ही कांग्रेस को उस समय मूल अधिकार नहीं मिल पाया, लेकिन संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया तो ये 7 तरह के जो मूल अधिकार थे, इसको जो है संविधान में समाहित कर लिया गया। और ये मूल अधिकार का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इस भी चीज को आप याद रखेंगे, यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। आइए अब एक एक चीज को जो है हम लोग यहाँ पर तोड़ तोड़ करके समझते हैं कि समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी चर्चा की गई है, तो समानता के अधिकार में क्या क्या आता है, चलिए यहां से समझते हैं। समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 14 से पहले 12 और 13 को देखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि 12 से 35 तक मूल अधिकार में 12 से 35 तक जो है अनुच्छेद है, 12 से 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है। तो 12 और 13 को भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। मतलब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको याद नहीं रखेंगे 12 13 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 से लेकर के 14 15 16 17 18 14 से लेकर के 30 तक 32 तक आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किसी स्टेट के लिए नहीं हुआ है। यहाँ राज्य का मतलब सरकार, संघ की सरकार या राज्य की सरकार, विधानसभा, संसद या संसद द्वारा बनाए गए नियम कानून, उसके लिए जो है राज्य की परिभाषा हुआ है। राज्य का मतलब ये नहीं समझिएगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, नहीं। यहाँ राज्य शब्द का मतलब सरकार के लिए किया गया है। अनुच्छेद 12 के बाद अनुच्छेद 12 में तो राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार की रक्षा, मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान है। मौलिक अधिकार की रक्षा, और मौलिक अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को है या उच्च न्यायालय को है। मतलब किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। जबकि आपके कानूनी अधिकार का हनन होगा तो कानूनी अधिकार के हनन होने पर व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में जाता है, मतलब निचली न्यायालय में जाता है। आप व्यवहार न्यायालय जाएंगे, व्यवहार न्यायालय के बाद अपने जिला न्यायालय में जा सकते हैं। जिला न्यायालय में आपको न्याय नहीं मिला तब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जब मौलिक अधिकार का हनन हो, तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सकता है, या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार की रक्षा, मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी कौन लेता है? तो अनुच्छेद 13 लेता है। अब आइए समानता के अधिकार को पढ़ते हैं 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी जो है एक बराबर होंगे, चाहे राजा हो या रंक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम जनता हो, चाहे ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूरी करने वाला, चाहे बिजनेस करने वाला, चाहे नौकरी करने वाला। मतलब विधि के समक्ष, कानून के समक्ष जो है सभी लोग एक बराबर है। ये अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 यह कहता है कि सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की बात करता है। सामाजिक समानता मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब जन्म स्थान के आधार पर क्या होता है? व्यक्ति के भेदभाव
किया जाता है। मतलब अगर कोई बिहारी अगर किसी दूसरे स्टेट में जाता है कमाने, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, महाराष्ट्र जाता है, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ भाषा के आधार पर जो है वहां पर भेदभाव किया गया, जो कि उचित नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, धर्म, हिंदू, मुस्लिम या जाति, उच्च वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं, वो निम्न वर्ग को जो पहले सताते थे, तो जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मेल और फीमेल मतलब लड़का और लड़की, लिंग के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 15 समाज में सामाजिक समानता की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है। खास तौर पर जो है जाति के आधार पर जो है समाज में जो भेदभाव हो रहा था, ऊंचे वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को सताते चले आ रहे थे। समझिए यह भारत में कितना बड़ा मुद्दा रहा होगा, कितने बड़े स्तर पर जो है छुआछूत जैसी भावना बनी रही होगी, जो कि इसको संविधान में शामिल किया गया कि जाति के आधार पर जो है किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। भले ही अभी भी समाज में यह चीज देखने को मिलता है, पूर्ण रूप से अभी तो इसकी समापन नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कुछ हद तक छुआछूत जैसी व्यवस्था कम हुई है। तो सोचिए राष्ट्रीय स्तर पर जात के आधार पर कितना बड़ा यह मुद्दा बना रहा होगा, कितना बड़ा ये अपने आप में ये रहा होगा कि जात के आधार पर जो है लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था, और इसलिए इसको संविधान में शामिल किया गया, और वो भी संविधान के मूल अधिकार में शामिल किया गया। अगर किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर अगर छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को दायर कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 को आप बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, ये सामाजिक समानता की बात करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में मतलब सरकार के अधीन जितनी भी नियुक्तियां होती है, वो नियुक्तियां में सभी को जो है एक समान जो है अवसर मिलना चाहिए। कुछ अपवाद हैं जिसके तहत SC ST को जो है आरक्षण दिया जाता है, OBC समुदाय के लोगों को भी आरक्षण दिया जाता है, अब तो EWS को भी आरक्षण मिलने लगा है। मतलब SC ST वर्ग के लोग शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, इसीलिए उनको जो है विशेष तौर पर आरक्षण दिया गया है कि वो भी जो है समाज के मूल धारा में जो है मुख्य धारा में शामिल हो सके, इसलिए SC ST वर्ग के लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह अपवाद स्वरूप है। लेकिन अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकार के तरफ से जो भी नियुक्तियां आएगी सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत मतलब अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसी व्यवहार नहीं किया जाएगा। वही अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है। इसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उपाधि के बारे में पढ़ेंगे। जब भारत गुलाम हुआ करता था तो व्यक्ति को जो अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न प्रकार की उपाधियां मिला करती, जैसे केसर हिंद की उपाधि हो गया, राय बहादुर की उपाधि हो गया, सर की उपाधि हो गया, नाइटहुड की उपाधि हो गया। तो ये सब उपाधि जब मिलता था तो व्यक्ति जो है अपने आप को विशिष्ट समझने लगते थे, अपने आप को जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश करते थे, विशिष्ट समझते थे। इसी वजह से उपाधियों का अंत किया गया। लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसे शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में आप उपाधि यानी कि पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो उपाधियों का अंत कब किया गया? अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया। वही अनुच्छेद 14 से 18 तक तो बता दिए। समानता मतलब उपाधि के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, समाज में अवसर के आधार पर, सामाजिक समानता के आधार पर, विधि के समता के आधार पर सभी व्यक्ति को जो है एक समान नजर से देखा जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही कहता है क्या? समानता। अनुच्छेद 14 से 18 जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। तो 14 से 18 जितने भी अनुच्छेद है इसको आप याद कर लेंगे। आइए अब इसे आगे देखते हैं। समानता के बाद स्वतंत्रता 19 से 22। स्वतंत्रता की बात करें तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मतलब अधिकार देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत 5-6 गो स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता, है ना। तो ये सब जो स्वतंत्रता मिला है, आने जाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब जो है अनुच्छेद 19 के तहत मिला है। 19 के बाद अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि मतलब दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मतलब कानून को पता चल गया है कि यह व्यक्ति दोषी है, मतलब व्यक्ति दोषी साबित हो चुका है, फिर भी उस दोषी व्यक्ति को भी जो है संरक्षण दिया जाएगा। दोषी व्यक्ति को भी संरक्षण दिया जाएगा। तो दोष सिद्धि के विरुद्ध जो संरक्षण
का अधिकार है, यह अनुच्छेद 20 के तहत है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और यह 20 और 21 के बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि किसी भी विकट परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसे ही अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जाएगा तो आदमी को जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। प्राण एवं दैहिक मतलब अपना प्राण की तो रक्षा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी विकट परिस्थिति में अपने प्राण की रक्षा कर सकता है, यह अनुच्छेद 21 कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 की बात 22 के बात करें, अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार करने से पहले उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण उसको बताना होगा। ठीक, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण हमें अनुच्छेद 22 देता है। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो देता ही है, और अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क ये जो है इसको भी मौलिक अधिकार में रखा गया है, और अनुच्छेद 21 के क जो है ये शिक्षा की बात करता है, मतलब शिक्षा की बात करता है। और अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा को रखा गया है, मतलब 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक जो है निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान राज्य करेगा। राज्य का मतलब बिहार की सरकार, मतलब किसी राज्य की सरकार भी करेगी, और मतलब संघ की यानी कि केंद्र की सरकार भी करेगी, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा पर कानून संघ की सरकार भी बना सकती है और राज्य की सरकार भी बना सकती है। इसीलिए अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा को रखा गया है, और शिक्षा के संबंध में यह कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की उम्र के बच्चों तक राज्य की जो सरकार होगी वह मुफ्त शिक्षा का जो है मुहैया करवाएगी, मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाएगी। और राज्य का मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों से यहाँ पर आशा है। ठीक, अनुच्छेद 22 हो गया। तो स्वतंत्रता के संबंध में आप समझ गए। अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब जो स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की स्वतंत्रता, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की स्वतंत्रता, ये सब जो है अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। आइए अब इससे आगे देखते हैं 22 के बाद। 22 के बाद 23 को देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है, अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्श्रम। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम की बात करता है, बलात्श्रम की बात करता है, और मानव खरीद बिक्री पर जो है रोक लगाता है, मानव खरीद बिक्री पर यह रोक लगाता है। मानव की खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। और बलात्श्रम मतलब दास प्रथा, मतलब बलात्श्रम का मतलब यह होगा कि आप जबरदस्ती किसी से बेगारी मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि पैसा वाले लोग, जो अमीर लोग होते थे, वो गरीब लोगों के साथ शोषण करते थे, उससे जो है जबरदस्ती काम करवा लेते थे, और काम करवाने के बाद मजदूरी बेगारी पैसा उसको नहीं देते थे। इसीलिए अगर वैसा होता है, अगर वैसा होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसको उससे जो है जबरदस्ती काम करवा लिया गया, और जबरदस्ती काम कराने के बाद उसको पैसा नहीं दिया गया, तो उसका मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? वहां पर हनन हो रहा है। और उसके साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वो लोग, जो लोग जबरदस्ती किसी से काम करवाते हैं, वो लोग, आप इस अधिकार को समझ लीजिए कि बलात्श्रम आप नहीं करवा सकते हैं, मतलब किसी के साथ जो है जबरन जबरदस्ती बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करवा सकते हैं। और इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 23 देता है, अनुच्छेद 23 देता है। वही अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से नहीं आप कारखाना में काम करवा सकते हैं, नहीं होटल में काम करवा सकते हैं, नहीं रेस्टोरेंट में, मतलब कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम करवाते हैं तो आपके ऊपर मौलिक अधिकार के हनन का जो है केस लग सकता है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। मतलब ये शोषण ही तो हो रहा है। अगर आप किसी के साथ बलात्कार, मतलब जबरदस्ती काम करवाएंगे और बेगारी बंधुआ मजदूर की तरह उससे काम करवाएंगे, अगर मानव की खरीद बिक्री करेंगे तो यहाँ पर शोषण ही होगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ आप बेगारी का काम करवाएंगे, उससे मजदूरी करवाएंगे, तो यहाँ पर उस बच्चे के साथ क्या होगा? शोषण होगा। तो शोषण के विरुद्ध संरक्षण, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के तहत मिलता है। ठीक, अब आइए 25 में क्या है वो देखते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 25 में है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है।
धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 के बाद अगर अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है, मतलब प्रबंधन मैनेजमेंट से रिलेटेड धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। वहीं अगर अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य में जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, मतलब नो टैक्स। आप धार्मिक कार्य से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, कोई भी संगठन बनाते हैं और किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो धार्मिक कार्य से रिलेटेड कोई भी काम में जो है टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 के बाद अनुच्छेद 28 सरकारी विद्यालय में, अनुच्छेद 28 ये कहता है कि सरकारी विद्यालय में किसी भी वो विद्यालय जो सरकार द्वारा संचालित होता है तो सरकारी विद्यालय में जो है धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब सरकार के द्वारा जो विद्यालय संचालित होती है उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मदरसा सरकारी विद्यालय के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें सरकार अनुदान देती है, इस वजह से मदरसा में धर्म की शिक्षा दी जाती है। लेकिन सरकारी विद्यालय जो पूर्ण रूप से सरकारी विद्यालय जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय मध्य विद्यालय या उच्च मतलब हाई स्कूल वगैरह जो होते हैं जो केंद्र राज्य की सरकार द्वारा संचालित होती है, वैसे सरकारी विद्यालय में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये अनुच्छेद 28 कहता है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता बोले तो आप हिंदू धर्म है, आप अपने धर्म के प्रति आप स्वतंत्र है, आप मंदिर जा सकते हैं। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो मस्जिद जाता है, ठीक। और जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 25 के तहत अभी जो है दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा आएगा तो दुर्गा पूजा में जगह जगह पर जो है पंडाल बनेगा। तो पंडाल बनेगा तो कोई दुर्गा पूजा मनाने से या पंडाल बनाने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और ये जो है हमारा मौलिक अधिकार है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम दुर्गा पूजा, छठ पूजा जैसे पर्व को धूमधाम से मनाएं। दुर्गा पूजा में जुलूस निकाली जाती है, जग जाप होता है तो जग वगैरह में जो है कलश यात्रा निकाला जाता है। तो जब कलश यात्रा निकालता है तो इसके लिए क्या आपको परमिशन लेना पड़ता है? कोई परमिशन की जरूरत नहीं है कलश यात्रा निकालने के लिए। जब आप कलश यात्रा निकालते हैं, यज्ञ हवन का कार्य करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का रोक लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और ये हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 25 से 28 तक जितने तरह की स्वतंत्रता है ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार देता है। इस भी चीज को आप याद रखेंगे। 25 से 28 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद शिक्षा और संस्कृति 29 और 30 अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये जो है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जानकारी देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हित, अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक कहने का मतलब संविधान में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन आएंगे। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम है, मतलब हिंदू की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या कम है, पारसी की संख्या कम है, बौद्ध जैन ये सब की संख्या कम है। तो जिनकी संख्या कम है वो हो गए अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत किया जाता है। मतलब अनुच्छेद 29 के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग के लोग हैं वो अपने हितों की संरक्षण कर सकते हैं। मतलब अपनी भाषा को बचा करके रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं और अपनी भाषा संस्कृति का रक्षा कर सकते हैं अनुच्छेद 29 के तहत। वही अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको विद्यालय या स्कूल खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत है, ठीक। मतलब शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और शैक्षणिक संस्थान खोल करके इसमें जो है शासन प्रशासन वो अपने अनुरूप चला सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड है और किसके लिए है? तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण की बात अनुच्छेद 29 और 30 करता है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षा संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं, अपनी भाषा को बचा करके रख सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। वही अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अनुच्छेद 30 के तहत अपना मनपसंद संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उसमें शासन प्रशासन जो है वो चला सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। वही अनुच्छेद 31 की बात करें तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में क्या था? तो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जिसको अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया है कि संपत्ति को अधिकार को निरस्त कर दिया गया है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे निरस्त करके अनुच्छेद 300 के क में इसे रख दिया गया है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर के कानूनी अधिकार है। तो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचार है। मतलब आपके साथ मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो मौलिक अधिकार का जब हनन हुआ तो आप अपना उपचार करवाएंगे ना, तो अपना उपचार कहां पर करवाएंगे? तो अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर जो आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है। संवैधानिक उपचार 32 के बाद 33
33, अनुच्छेद 33 को भी समझ लीजिए और 34 को भी समझ लीजिए और 35 को भी समझ लीजिए, तीन को कहाँ छोड़िएगा। ऐसे 14 से लेकर के 32 तक, 14 से लेकर के 32 तक एक एक अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 33 में यह कहता है कि सैन्य विभाग में जो अधिकारी हैं, सैन्य विभाग में अधिकारी हैं या खुफिया विभाग में अधिकारी हैं, सैन्य विभाग या खुफिया विभाग में अधिकारी है, उनको जो है मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, मतलब उनको पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार की आजादी नहीं है। ये अनुच्छेद 33 के तहत है, ठीक। मतलब उनके मौलिक अधिकार पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और प्रतिबंध लगा ही होता है, ठीक। अगर इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ रहेगा तो इनको जो है राष्ट्र से संबंधित बहुत सारी बातों की जानकारी होती है, ये कहीं पर बोल नहीं सकते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, ठीक। अपने मन से ये संगठन नहीं बना सकते हैं, तो ये सब चीज की प्रतिबंध जो है सैन्य विभाग या खुफिया विभाग में अधिकारियों के ऊपर अनुच्छेद 33 के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 ये कहता है कि जहां पर मार्शल लॉ लागू हो, जहां पर मार्शल लॉ लागू हो वहां पर मौलिक अधिकार का हनन होता है, मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वहीं 35 ये कहता है कि मौलिक अधिकार को प्रभावी संसद बना सकती है। मौलिक अधिकार को प्रभावी कौन बनाएगा, तो मौलिक अधिकार को प्रभावी संसद बना सकती है। तो ये था दोस्तों आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 12 से 35 सबके साथ हमने चर्चा किया। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब जो तमाम चीजें थी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, 33 सैन्य विभाग या खुफिया विभाग से संबंधित लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 जहां पर मार्शल लॉ लागू होते हैं वहां पर मौलिक अधिकार प्रतिबंध होता है, मतलब उन पे लगाम लगाया जाता है। अनुच्छेद 35 मतलब मौलिक अधिकार को प्रभावी तरीके से, मौलिक अधिकार को और प्रभावी कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा, ठीक। मौलिक अधिकार को और प्रभावी कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगा। और मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन वैसे चीजों पर संशोधन नहीं करेगी जो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करता है। तो दोस्तों 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद थे सभी अनुच्छेद के बारे में हमने चर्चा किया। अगली क्लास में मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार को और विस्तार पूर्वक जानेंगे। ऐसे 12 से 35 तक अगर आप अनुच्छेद को याद रखते हैं, मूल रूप से 14 से लेकर के 32 तक, 14 से लेकर के अगर आप 32 तक सारे अनुच्छेदों को याद कर लेते हैं तो मूल अधिकार से संबंधित अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। लेकिन इसको और विस्तार पूर्वक हम अगली क्लास में इसको चर्चा करेंगे, 3-4 क्लास मूल अधिकार से रिलेटेड लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज आपका यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।